नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें जनरल आई nth बताया हुआ है, यानी आपके पास ये n पॉइंट पे जाके आपका जो है ना nth रो एंड nth कॉलम के अंदर आपका 1 आएगा। तो ये आपको मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो है ना स्टार्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब इसके भी दो नाम बताएंगे, दोनों नाम इसके स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जाते हैं। ऐसा मैट्रिक्स अब वो चाहे स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, जिसका हर एलिमेंट जीरो होगा, सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी गई, देन वो नल है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, नल का मतलब है उसके अंदर जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है ओ एम बाई एन के साथ। ओ एम बाई एन का मतलब आगे बताया जाता है, जैसे इसको देखा जाए तो ये ओ वन बाई वन है, इसको देखा जाए तो ओ वन बाई थ्री है, ठीक है, इट इज अ रो मैट्रिक्स, रो जीरो मैट्रिक्स है आपके पास। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये ओ टू रोज है और थ्री कॉलम्स है, इसको देखा जाए इट इज टू बाई टू मैट्रिक्स, तो ओ टू लिखा जा सकता है, ओ टू बाई टू भी लिखा जा सकता है, ओ टू भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। इसको देखा जाए इसके अंदर थ्री रोज है और वन कॉलम है, इसको अगर देखा जाए इट इज थ्री बाई फोर मैट्रिक्स, ठीक है, थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स आपको साइड। इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करेंगे आप उनका जनरल बस एक ही बात लिखना करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास वो कहता है कि अगर कोई लिखने का कोई कंफ्यूजन वगैरह आपको नहीं है तो जैसे उसको ओ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कलेक्शन दी गई है सेट ऑफ ऑल द थ्री क्रॉस थ्री मैट्स, तो वहां आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप वो थ्री ले रहे हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव चूजन द थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, सो जीरो मैट्रिक्स वुड बी आल्सो ऑफ थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या ये आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब दिस सेम ऑर्डर, पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात ये आ गई आपके पास। इक्वल कब होंगे? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक m बाई n का मैट्रिक्स है, फिर दूसरा भी m बाई n का होना चाहिए, वो इक्वल कब होंगे? A is equals to B if and only if Aij is equals to Bij, for I varies from 1 to m, j varies from 1 to n. In other words, A and B represent the same matrix. In other words, वो same matrix है। तो यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, there does not exist to any two different matrices which are equal, ठीक है। यहाँ आप ये स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं, there does not exist any two different any two matrices with different entries, any two matrices with different entries which are equal। कोई भी ऐसे दो मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते जिनकी एंट्रीज तो डिफरेंट होंगी लेकिन वो इक्वल होंगी, ठीक है। सो ए एंड बी रिप्रेजेंट द सेम मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है। तो आपसे पूछिए कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? सिंपल आंसर इज इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और यहाँ जब आपके पास कंडीशन नॉट इक्वल मैट्रिक्स की भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ। आपको कंट्रा पॉजिटिव लिखना आना चाहिए, नॉट इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब आएगा यहाँ पे हमारे पास? मैट्रिसेस ऑफ दी नॉट इक्वल का मतलब अब यहाँ पे आ सकता है दो बातें, दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर are said to be not equal या unequal, आप जिस तरह भी इसको डिफाइन करना चाहें, और never can be equal at least one of their corresponding entries are different।
corresponding entries are different। एक बात ये आ सकती है, फिर उसके बाद एक बात आपकी ये आ सकती है, मैं इसी में कोट कर रही हूँ, और की कंडीशन आपके पास आ जाएगी, और दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अगर वो डिफरेंट ऑर्डर्स के हैं तब भी वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो नॉट की कंडीशन आपके पास यहाँ दो तरह से आ जाती है, ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए वही दो बातें हैं, उन्हीं दो में से अगर कोई कंट्राडिक्ट कर जाती है तो आपके पास यहाँ रूल आ जाएगा। समझ तो आपको आ गया ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ रखें जैसे, ठीक है। नॉट इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स थे लेकिन उनकी एटलीस्ट वन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो डिफरेंट आ रही थी, देन वो इक्वल नहीं हो सकते, और अगर उनका ऑर्डर ही डिफरेंट है देन तो वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते। जी नेक्स्ट ये था हमारे पास बेसिकली सारा का सारा, हमने मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन की है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू जल्दी से आपको दे देती हूँ ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे इन पे, कि आप इन चीजों से फेमिलियर हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस। नाउ इसके अब दो पार्ट्स करने लगी हूँ मैं। नाउ दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी, आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, एंड यहाँ पे मैं एक कलेक्शन कर लेती हूँ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस। ये डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। ये दो कलेक्शन है, ठीक है। वैसे इसकी पार्टीशन बिल्कुल टोटल होनी चाहिए, तो लेकिन मैंने इसको कवर ना करने के लिए ताकि मुझे मैट्रिक्स की कलेक्शन भी नजर आए, इसलिए मैंने नहीं किया, वरना सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये इसकी पार्टीशन डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर और जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, और स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। फिर इसके अंदर हमारी मजीद क्लासिफिकेशन हो जाती है। वो मजीद क्लासिफिकेशन आपको क्या बताती है, अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर एक कॉमन कलेक्शन भी पड़ी हुई है, ठीक है। दोनों के अंदर दो कॉमन कलेक्शन पड़ी हुई है, उनको मैं डिफाइन करने लगी हूँ एक ही कलर के साथ, इसलिए ताकि आपको क्लियर हो। ये वो सारे जीरो मैट्रिक्स है। अब आपने पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स जो होते हैं आपके पास क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके कौन से मैट्रिक्स हैं, जीरो मैट्रिक्स। मैं लिख भी देती हूँ, ये आपके सारे जीरो मैट्रिक्स की कलेक्शन है। ये आपके पास स्क्वायर की है, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर की है, ठीक हो गया। अब वाइड लेवल पे जिस कलेक्शन को आपने पढ़ना है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक खूबसूरत सी कलेक्शन पड़ी हुई है, वो खूबसूरत सी कलेक्शन किन की है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सी कलेक्शन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपके पास कलेक्शन है। ये अब ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। आप इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल की वजह से आपके पास ये बात आ जाती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको जानने को मिलेगी, ये जो जीरो मैट्रिक्स होते हैं और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, ये भी एक कलेक्शन के अंदर पड़े होते हैं। वो कलेक्शन हमारे पास कौन सी कलेक्शन होती है, वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है, ठीक है। आपको पता है, सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरे मैट्रिक्स में होगा, एक मिनट, क्या था यहाँ पे नीचे डालना था मैंने, ये वाली कलेक्शन मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास डायगोनल, स्क्वायर के अंदर से अब मैंने ये डायगोनल वाले अलग कर दिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये कौन सी कलेक्शन है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की है।
फिर इन डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर क्या कलेक्शन पड़ी हुई है, एक स्केलर मैट्रिसेस की कलेक्शन पड़ी हुई है। ये कर लें बस, जैसे अब आपको समझ आता है। ठीक है, ये कौन सी कलेक्शन है, स्केलर मैट्रिसेस। ये चला गया। ये तो आप डिफरेंट कलर्स के साथ अगर अपनी नोटबुक्स के ऊपर इस कलेक्शन को बना लें तो आपको सारे के सारे मैट्रिसेस की समझ में। ठीक है, और हमने किस तरह से इनको डिफाइन किया। जीरो मैट्रिसेस, अब यहाँ से आपको पता लगेगा जीरो मैट्रिसेस दो तरह के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं, इनकी दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ से क्या पता चलता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस सिर्फ कौन से होते हैं, स्क्वायर होते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, सिर्फ स्क्वायर होते हैं। स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। फिर ये लेकिन स्केलर जो होते हैं वो स्क्वायर भी होते हैं और डायगोनल भी होते हैं। अब यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना ये सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, जितने भी अभी तक हमने मैट्रिसेस पढ़े। इक्वल मैट्रिसेस की यहाँ बात नहीं आएगी, बिकॉज हमने पढ़ा कि दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से मुराद होता है कि हम किसी एक ही मैट्रिक्स को दो नाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप ले लें, आपके दो नाम किसी ने रख दिए प्यार से, तो आप तो इंसान तो एक ही है ना, तो वही बात इक्वालिटी की आ जाती है। ठीक हो गया, अब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। मजीद अब हमने किसके अंदर रहना है वो भी मैं आपको बता दूं, मजीद हमने इस सेट के अंदर रहना है। ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस पड़े हुए हैं ना, ये जो कलेक्शन है, मजीद जो क्लासिफिकेशन हम हायर लेवल तक लेके जाएंगे, ये वाली कलेक्शन लेके जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस की कलेक्शन। तो इसके अंदर काफी कुछ पड़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर को हम यही छोड़ जाते हैं। ठीक है, जिसमें जीरो मैट्रिक्स चैलेंज वाले थे इसको हमने यही छोड़ दिया, और कोई स्पेशल टाइम हमें रेक्टेंगुलर की नहीं मिली। ठीक है, स्पेशल टाइम में हमें जाके कुछ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसको डिफाइन हम बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे वो कलेक्शन आ जाती है आपकी जी। अब जो रेक्टेंगुलर होते हैं जिनका ट्रांसपोज लिया जाता है, अब ट्रांसपोज तो जीरो मैट्रिक्स का भी लिया जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से ब्लैक कर देगा सबको। तो हमारे पास ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो डायगोनल का भी लिया जा सकता है, वो स्क्वायर का भी लिया जा सकता है, वो रेक्टेंगुलर का भी लिया जा सकता है। ये बेसिकली यहाँ पे ना सबका ही आ रहा है, सारे को करते हैं, ये सारे ट्रांसपोज हर तरह के मैट्रिक्स का लिया जा सकता है। ये सारी कलेक्शन जो ब्लैक वाली है अब आपके पास, ये कौन सी कलेक्शन है, मैट्रिसेस के ट्रांसपोज जिनका लिया जा सकता है। इन सब का ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स का पॉसिबल। इनवर्स पे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ट्रांसपोज पे नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा नया पोर्शन आ जाता है। ठीक है, मैट्रिसेस की एडिशन से क्या मुराद है, अब एडिशन यहाँ से सब्ट्रैक्शन भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, तो मैट्रिसेस की एडिशन प्लस यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि एक ही बात होती है। सबसे पहले इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज ये आती हैं, दो प्रॉपर्टीज इसकी भी आती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर उसको किस तरह से किया जाता है, आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। corresponding elements are added or subtracted or to be added or subtracted according as the operation given। ठीक हो गया, ये आपका एडिशन या मैट्रिक्स। ये भी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स की आप एडिशन कंफर्मेबल है, तो आंसर इज नो। ये इसमें पहले हमें दिया हुआ है, टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन भी कर लें, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर के हो, अदरवाइज उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, अगर आपके पास एक m by n मैट्रिक्स पड़ा हुआ था, a इक्वल टू aij, एक m by n मैट्रिक्स है, तो a ट्रांसपोज का क्या मतलब होगा
ये आपके पास आएंगे ए आई जे प्राइम का इसको ऑथर नाम देता है, और एन बाय एम का मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ए आई जे प्राइम किसके इक्वल होगा? ए आई जे प्राइम आपके पास इक्वल होता है ए जे आई के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स निकलते हैं, इसको मैं आपको ट्रांसपोज से निकाल देती हूँ। वो इंटरेस्टिंग सी बातें आपके पास क्या डिफाइन की जाती हैं अगर आप ट्रांसपोज को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास प्राइम की बातें हो रही हैं, जैसे यहाँ पे उसने जनरल किया, मैं आपको सिंपल वाला मैट्रिक्स लिख के बता देती हूँ। ए मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने जो जनरल सा लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मैट्रिक्स लिखते हैं। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके ट्रांसपोज से क्या मतलब है? ए आई जे प्राइम का मतलब है ए जे आई कर देना। ए जे आई का मतलब है 1 1 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 2 है, तो इसको मैंने, ये कौन सा एलिमेंट है? ये 1 2 है। तो अगर मैं ए आई जे प्राइम की बात करती हूँ तो फिर ये ए जे आई प्राइम ए टू 1 प्राइम होगा। ए टू 1 प्राइम किधर पड़ा होगा? इधर पड़ा होगा। सिंपल, आप इस तरह से करते हैं। वो जनरल भी आपने कंसेप्ट समझना है, इसलिए मैं जनरल भी साथ साथ करवा रही हूँ, अदरवाइज इसको लिखना तो बहुत आसान है। गिनती सीधी करते हैं, पहले वो राइट जो है रो वाइज लिख रहा था, अब आप कॉलम वाइज लिखते हैं बस। तो ये भी फर्स्ट ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनाता है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, कुछ पूछा होता है। फिर आगे से एडिशन पे ट्रांसपोज का क्या रोल होता है, ये भी आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज बाय बी ट्रांसपोज। सिंपल क्या है कि आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर लें, यहाँ पहले ऐड करके ट्रांसपोज ले लें, आंसर सेम आए। ये आपको ये बताया, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से एक मुराद यहाँ से याद रखिएगा कि जब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब आपने मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। It is via m by n matrix k via scalar, then the product of k and a denoted by k से इसको डिनोट किया जाता है is the matrix formed by multiplying each entry of a by k। हर एंट्री को आपने k से मल्टीप्लाई करना है, तो k टाइम्स a मैट्रिक्स का क्या मतलब है? k टाइम्स ईच एंट्री का मैट्रिक्स आपके पास आता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ k a क्या होगा? m by n। तो यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि k a का ऑर्डर भी वही होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, जैसे हमने सेट्स के अंदर पढ़ा था, लेट अस सपोज अगर आपके पास एक सेट पड़ा हुआ था, उसमें 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, आपने 2 टाइम्स a किया, क्या उसके एलिमेंट्स को कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा ना, दोनों के एलिमेंट सेम है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2a। वही बात यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि एक मैट्रिक्स को भी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उससे जो मैट्रिक्स यूज किया जाता है उसका भी ऑर्डर सेम होता है। लेकिन मैट्रिक्स कैसे मिलता है कि आपने हर आईडी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप छोटा सा अगर मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4, तो 5 टाइम्स a का मतलब आपके पास क्या आता है? 5 टाइम्स a का मतलब है ईच एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 10 15 एंड 5 4 20। सो अब आप इसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, 2/2 मैट्रिक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आप उसने बताया हुआ है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं उसका मतलब होता है n टाइम्स a, ये आपके पास ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक मैट्रिक्स को 2 बार ऐड किया a प्लस a, उसका आंसर भी क्या होता है? 2 टाइम्स a। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स डिस्क्राइब किया गया। मैट्रिक्स में भी ये रूल सेटिस्फाई करता है। जैसे आप देखें ना, अगर आप 1 को ऐड करते हैं 3 टाइम, तो 1 को ऐड करने का 3 टाइम क्या मतलब होता है? 3 आंसर आ रहा है। 2 को आप 3 टाइम ऐड करें, आंसर क्या आता है? 6। 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 टाइम्स 2 लिखा जा सकता है ना, 3 दफा ऐड किया था 6 आ गया। इसी तरह मैट्रिक्स में भी ये रूल सेटिस्फाई करता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को n टाइम्स लिखते हैं तो उसका आंसर n नहीं आता है। इसी तरह से अगर आप 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे, सो ऑन 2, नीचे आप लिख सकते हैं n टाइम्स, इसका मतलब होता है n into 2। इसको एक पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन n पे कंडीशन होती है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल, n टाइम्स 2 आता है। इसी तरह मैट्रिक्स को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका आंसर n टाइम्स a आ जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट उसने थोड़े से जो है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बताए हुए हैं, सिंपल से हैं। आपने एक रियल फील्ड के ऊपर मैट्रिक्स की कलेक्शन ली, ए आई जे बी आर के अंदर अगर बिलोंग करते हैं, के भी एक m by n मैट्रिक्स के अंदर बिलोंग करेगा, देन ये पोजेस करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी है नहीं कि m by n के अंदर क्या है, एक स्केलर मल्टीपल लिया, वो भी उसी का एलिमेंट बना, बाहर तो नहीं गया। ये देखिए
उसी का एलिमेंट बना था, कोई बाहर तो नहीं गया था ना, कि गया था। 2x2 का मैट्रिक्स लिया मैंने, क्या वो बाहर चला गया था? उसका ऑर्डर डिफरेंट हुआ? नहीं हुआ ना। जब ऑर्डर डिफरेंट नहीं होता तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाएगी, क्योंकि मैंने कलेक्शन ही 2x2 मैट्रिक्स की ली है। तो जब मैं उसमें स्केलर मल्टीपल लेती हूँ तो वो भी एक 2x2 मैट्रिक्स ही रहता है। सो इट वुड बी द मेंबर ऑफ m/n मैट्रिक्स। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसने इंफॉर्मेशन बताई भी। अब आपको यहाँ से पता लग गया m/n जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से अब आपको एक नया ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन जो आपने पढ़े थे, आपने बेसिक ऑपरेशन में आपको बताए थे क्या है, एडिशन पढ़ी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी, बियर पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। अब यहाँ में आपको एक नया ऑपरेशन मिला है, दैट इज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस किसके अंडर क्लोज होती हैं? एक तो मैट्रिसेस का ऑर्डर में आप क्लोजनेस आपको बता चुकी हूँ जो हमने पीछे पढ़ी थी। एक तो एडिशन के अंदर क्लोज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर आप स्पेशल टाइप की कलेक्शन ले लें जिसमें स्केयर मैट्रिसेस आ जाते हैं, ठीक है, और वो इन्वर्टिबल भी होते हैं, तो अंडर प्रोडक्ट भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को रखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली है m/n, और यहाँ पे n/n आना था, ठीक है। m/n मैट्रिसेस अगर आपके पास आते हैं, इनके अंदर भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये क्लोज होते हैं, ठीक है। रीजन भी उसने नीचे बताया भी है कि अगर वो उसके अंदर क्लोज होते हैं तो उसके अंदर और प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं कि अगर आप s टाइम्स a ले लें, यानी a का s मल्टीपल स्केलर s लेके मल्टीप्लाई करें, फिर r से करें, या r इसका प्रोडक्ट लेके a से करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर r प्लस s को a पे ऑपरेट करें, या r a प्लस s से करें, आंसर सेम आएगा। फिर r इंटू a प्लस b डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बेसिकली आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव और ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आप बड़ा बार बार पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव लॉ है, ये दो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये भी आपने याद रखने हैं। यहाँ उसने शॉर्टकट बता दिए, हायर लेवल पे जाके वो इनको एक प्रॉपर्टी बना दें, ठीक है। इनको आपने नेक्स्ट ये आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आ गया, सेम वही है, मैं आपको रिवाइज कर चुकी हूँ जी। यहाँ तक आपका प्रोसीजर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन में तो था कि सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल होती है और सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन होती है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में एक रूल आ जाता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस तभी आपके पास कन्फर्मेबल होते हैं प्रोडक्ट के लिए इफ ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज के इक्वल, ठीक है। यानी कि ए अगर आपको दिया हुआ है, इट इज एन m/n मैट्रिक्स। फिर बी मैट्रिक्स जो आप लेते हैं Bij, अगर तो आपने ए बी प्रोडक्ट को कंफर्मेबल करना है, उसको फिजिबल करना है कि उनका प्रोडक्ट लिया जा सके, देन उसकी कॉलम ये होना चाहिए, सॉरी उसकी रोज n होनी चाहिए, बाकी आप जो मर्जी करें, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये चीज आपके पास आ जाती है। यहाँ से आपके पास ए बी अगर देखते हैं तो ए बी का फिर ऑर्डर क्या बचेगा? m क्रॉस p बचेगा। ये आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट की बात आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अब आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आप बी ए चेक करें। बी ए अगर हम चेक करते हैं, बी ए का क्या मतलब होगा? पहले बी को रखना है Bij n क्रॉस p, फिर आपने रखना है ए को Aij m क्रॉस n। अब आप देखें क्या ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है कंफर्मेबल होते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आपको एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। सो दैट्स व्हाई आपने फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर के अंदर जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वहां पे आपने कहा था कि इट फॉर्म्स अ नॉन अबिलियन ग्रुप। क्यों नॉन कम्यूटेटिव नॉन अबिलियन रहता है? बिकॉज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल, ये इस वजह से नहीं होती। कुछ केसेस में हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जस्ट ले लेते हैं उनमें तो हो जाएगी ना, एक का ऑर्डर भी सी क्रॉस सी है तो यहाँ आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव होती है, आपका आंसर होगा नो। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, आप बता दे नो इट इज नॉट इक्वल इन जनरल। इन जनरल आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि कुछ केसेस में इक्वल होती है। अब वो पूछे, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। वो कब कम्यूटेटिव होती है? तो इट इज कम्यूटेटिव इफ द मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, अगर वो कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस हो। ऐसा क्यों होगा? जैसे देखें, ए भी अगर 3x3 मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स देखें वो भी 3x3 मैट्रिक्स है, कोई मसला होगा? जिधर से मर्जी मल्टीप्लाई करें, ए बी आंसर भी क्या देगा? 3x3 मैट्रिक्स देगा। बी ए भी क्या मैट्रिक्स आंसर देगा? 3x3 देगा। सो क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है? जो आपका क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, आंसर भी लिख देती हूँ। मोस्टली स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होती कि अंडर व्हाट कंडीशन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ये तो उन्हें पता लग जाता है थोड़ा पढ़ पुढ़ के कम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन होती कब कम्यूटेटिव है? क्योंकि तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस is commutative if and only if the matrices are from the collection of square matrices। अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस की कलेक्शन में से लिए गए हैं देन वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होगी। क्या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑर्डर सेम हो जाएगा और आपके पास ये जो कलेक्शन भी आ गई। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो है ना रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। सम केसेस में होती है, सम केसेस में नहीं होती, लेकिन अगर हमें मिलेगी तो इसी कलेक्शन में से मिलेगी, अदरवाइज कहीं से नहीं मिलेगी। ये बात आप याद रखिए। आपने देखा ना। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल टाइम ऐसा नहीं होता। मैं आपको इस कलेक्शन, इस रिजल्ट का भी बता रही हूँ, नॉट ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी ये ट्रू नहीं है, लेकिन जिनके लिए ट्रू होगा ना, ऐसे मैट्रिक्स जिन पे कम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन में से ही निकले। ठीक है, कम्यूट करने के। क्यों ऐसा होता है? स्क्वायर से ही क्यों निकलेंगे? बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको फ्रॉम आइदर साइड अगर आप ऑपरेट करें तो ऑर्डर सेम। आप यहाँ पे देखें ना, दो मैट्रिक्स को आपने सेम करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, वो भी एक मैट्रिक्स होगा। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज इसको C1 का नाम देते हैं, इसको C2। हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो और उनके ऑर्डर इक्वल हो। पहली बात है, ऑर्डर तो इक्वल कर ले पहले, फिर एंट्रीज पे जाएंगे ना। अगर ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो पहले आपने ऑर्डर इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो ऑर्डर इक्वल हमें कहाँ से मिलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से मिलेंगे। तो ऑर्डर इक्वल हो गया, फिर आप ऐसे मैट्रिक्स को ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको सेम आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल जो स्टूडेंट्स बड़ी आसान से करके देते हैं, वो कहते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर 3x3 की कलेक्शन में, ये इक्वल हो गया। ठीक है, आसान सा आंसर अगर आप देना चाहें, क्योंकि कोई भी आपसे ये तो नहीं पूछेगा ना कि बड़े वाइड लेवल पे आप जो है ना हमें पूरा मैट्रिक्स लिख के दें। सिंपल बताइएगा, आप कलेक्शन आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, उसमें से आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करें तो हमेशा आंसर क्या आया करेगा? कम्यूटेटिव आया करेगा। ठीक है जी, आसान सा जवाब दे दीजिएगा जी। अब आप मल्टीप्लिकेशन देने से अच्छे से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी होगी, इनको आपने कर लेना है। ये आपको छोटा सा उसमें चार्ट बना के दिया है, इसको हम कर चुके हैं। अब ये आपने कंप्यूट करना है। ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा? ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये अब उसने बताया हुआ है। पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिफाइंड एज स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर्स का क्या मतलब होता है? उतनी दफा उनको मल्टीप्लाई करना है। ए पावर एन का मतलब है ए का एन टाइम्स आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपका मैट्रिक्स का पोर्शन जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपका कवर होता है। इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। इधर है एक्सरसाइज 3 ये रही। अब इसमें से आपके जो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके असाइनमेंट के तौर पे वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखें, ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है।
फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करने हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स इक्वल का पता है जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से x + 3 किसके इक्वल आएगा 2 के, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। इसी तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जनरल है आपका, भी हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 वेरिफिकेशन है। 11 जी 11 मैथ जो है ना आपके 11 तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। आप इनको रेडी कर ले, अच्छे से रिवाइज कर लेगी, बस 11 तक आपके हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेस्टिस का है, छोटा सा आर्टिकल हमारा रह गया है, उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएं।